अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 उर्दू का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर में पूछा जाता है और बच्चा छोड़ देता है कि हमसे नहीं होगा, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। बस आपको एक बार समझना है। अगर आप एक बार इस यहाँ पे आपको हम 6 क्वेश्चन को समझाएंगे बेहतरीन तरीके से, हर एक एक लाइन पढ़कर, और किस तरह से एग्ज़ाम में आपको लिखना है वो भी समझा देंगे। इससे ये होगा कि आपके एग्ज़ाम में ये 6 में से एक ज़रूर रहेगा। और मान लो अगर इससे बाहर भी कोई और पूछ देगा तो आपको तरीका पता रहेगा, तो आप अपने से भी आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। यानी कि आज के इस क्लास से आपका 4 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सवाल एक है, दर्ज झेल इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के हवाले से कीजिए। यानी कि नीचे, दर्ज झेल का मतलब होता है नीचे, निम्नलिखित। तो नीचे जो लाइन दिया हुआ है इसका सियाक़ व सबाक़ के हवाले से, मतलब इसको पूरा पढ़ना है और फिर आपको अपने हिसाब से इसका जवाब देना है। तो देखिए क्या सवाल है। ये अजीब बात है कि, 1 मिनट रुक जाइए, इसको साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते। कहाँ से तो इसको थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेते ताकि कोई भी बात छिपे नहीं। ये अजीब बात है कि नाश्ता के लिए अक्सर ज़बानों में, मतलब ज़बान का मतलब होता है भाषा, तो अक्सर भाषा में भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन गई है। मतलब बोला जा रहा है कि ये अजीब बात है कि नाश्ता के लिए ज़्यादातर ज़बानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन गई है। मैं 2 ज़बानें जानता हूँ, इसका मतलब है कि सैयद सुलेमान नदवी बोल रहे हैं अपने बारे में कि मैं 2 ज़बानें जानता हूँ, एक पूरब की और एक पश्चिम की। पूरब और पश्चिम की 2 ज़बानें सैयद सुलेमान नदवी जानते थे। ये एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि सैयद सुलेमान नदवी किन 2 ज़बानों को जानते थे, और हो सकता है कभी कभी आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो बस आपको ये क्लास समझ कर पढ़ना है, ये नहीं कि बस इस क्वेश्चन का आंसर हमको लिखना है, ये सोच कर मत कीजिए। हम जो आपको बता रहे हैं सबको सुनिए, समझिए, और आज अगर आप समझ लेते हैं तो यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर या 5 नंबर, 4 नंबर, आप आराम से लिख दीजिएगा। तो सैयद सुलेमान नदवी का कहना हुआ कि मैं 2 ज़बानें जानता हूँ, एक पूरब की और एक जो है पश्चिम की ज़बानें, यानी अरबी और अंग्रेज़ी। पूरब का मतलब हुआ अरबी और पश्चिम का मतलब अंग्रेज़ी ज़बान। दोनों में यही बात है कि इससे मैं समझता हूँ कि और ज़बानों में भी कुछ ऐसा ही हाल होगा, हासिल होगा, यहाँ पर लिखा होगा हाल होगा। मतलब बोला जा रहा है कि मैं 2 ज़बानें जानता हूँ, दोनों में यही बात है कि नाश्ता को भूख तोड़ने की इस्तिलाह कहा जाता है, तो और भी ज़बानों में यही हाल होगा। अरबी में इसको फतूर कहते हैं, और अरबी में जो है इसको फतूर कहते हैं। फतूर पूछा जाएगा, फतूर किस ज़बान से आया है, तो अरबी ज़बान का है, तो अरबी में इसको फतूर कहते हैं। इससे मुसलमानों का इफ्तार निकला है, और लफ्ज़ फतूर जो है ना, इसी से मुसलमानों का यानी कि हम लोग का इफ्तार निकला है। रमज़ान के महीना में हम लोग जो इफ्तार करते हैं, यहाँ पर इंजार लिखा हुआ लेकिन इफ्तार होना चाहिए, इफ्तार निकला है, और जिससे इफ्तार करे उसे अफ्तारी कहते हैं। और आपको पता ही है जिस चीज़ से हम लोग इफ्तार करते हैं उसे हम इफ्तारी कहते हैं। तो सवाल आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये तीसरा चैप्टर का है। तीसरा चैप्टर के लेखक कौन है, तो सैयद सुलेमान नदवी। इसलिए हम आप लोग को बराबर बोलते हैं कि जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उसके लेखक कौन है, अच्छे तरीके से आप उसको याद रख लीजिए, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव में ही काम नहीं आएगा, बल्कि 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, जहाँ भी आपको उस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं ना। जैसे नीचे देखिए, तशरीह का मतलब नीचे आप जवाब दीजिए। ये इक़्तिबास, यानी कि ये जो ऊपर लाइन लिखा हुआ वो इक़्तिबास। सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर तहरीर बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ से लिया गया है। यानी कि ऊपर जो आप अभी पढ़े हैं ये कहाँ से लिया गया है, तो सैयद सुलेमान नदवी का जो चैप्टर है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जो हमारे निसाब में शामिल है, उसी से लिया गया है। इस हिस्सा में उर्दू के लफ्ज़ नाश्ता की असल और माने के बारे में बात करते हैं। मतलब इस चैप्टर का ये जो भाग है, ये जो इक़्तिबास आपको दिया हुआ है, इस हिस्सा में उर्दू के लफ्ज़ नाश्ता एक है, उसके बारे में और उसका माने बताते हैं। मौलाना कहते हैं कि दुनिया की ज़्यादातर ज़बानों में नाश्ता का मतलब भूख तोड़ना ही होता है। मौलाना मतलब सैयद सुलेमान नदवी का कहना है कि ज़्यादातर ज़बानों में नाश्ता को क्या कहता है, भूख तोड़ना ही होता है। इसी बात को वाज़े करने के लिए वो उर्दू के लफ्ज़ नाश्ता का अंग्रेज़ी और अरबी ज़बानों से मुकाबला करते हैं। अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, हम आपको समझाई दिए। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, फतूर कहते हैं। इसके माने भी होता है भूख को ख़त्म करना, यानी कि भूख को ख़त्म करना। पूरा दिन मुसलमान, जब हम लोग रोज़ा रखते हैं तो अफ्तारी के टाइम में रोज़ा खोलते हैं तो भूख को ख़त्म करने का काम करता है ना। तो इसका माने क्या है, फतूर से इफ्तारी निकला है, जिसका माने ही है भूख ख़त्म करना या भूख तोड़ना।
इस लफ्ज़ से इफ्तार बना है यानी रोज़ा खोलना, और जिससे रोज़ा खोला जाए उसे अफ्तारी कहते हैं। देखिए ऊपर आप यहाँ ये आप देखे होंगे क्या बोला जा रहा है, इसको फतूर कहते हैं, इससे मुसलमानों का अफ्तार निकला है और जिसे अफ्तारी कहते हैं। बस वही लाइन को हमको यहाँ पे थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखना है कि अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। और उसके आगे क्या लिखेंगे, इसके माने भी भूख को ख़त्म करना या भूख को तोड़ना। ये बात आपको याद हो ही गया होगा, बस आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसी लफ्ज़ से क्या निकला है, अफ्तार बना है, जिसका मान्य होता है रोज़ा खोलना, और जिस चीज़ से रोज़ा खोला जाए उसे हम अफ्तारी कहते हैं। अपने भाषा में आराम से इसको लिख देंगे कि इसका माने भी भूख ख़त्म करना है या भूख तोड़ना। और इसी लफ्ज़ से क्या निकला है, तो लफ्ज़ अफ्तार, जिससे हम लोग रोज़ा खोलते हैं, और जिस चीज़ से रोज़ा खोला जाए तो उसे क्या कहा जाता है, अफ्तारी। चलिए आगे देखते हैं। मौलाना का मकसद है यानी कि सैयद सुलेमान नदवी का मकसद ये बताना है कि उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी सब ज़बानों में नाश्ता के लिए वही लफ्ज़ या वही मफ़हूम इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब होता है भूख तोड़ना। मतलब सैयद सुलेमान नदवी बोल रहा है, मेरा भी यही ख्याल है और ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है, यानी कि ज़्यादातर भाषा में नाश्ता को लफ्ज़ मतलब भूख ख़त्म करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे ये होगा कि आप 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा। और हम उम्मीद 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस होगा कि ये 6 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और जब आपको यही क्वेश्चन अगर दे दिया जाएगा तो आप आराम से जितना लाइन हम बता रहे हैं उसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो आराम से लिख सकते हैं। और अच्छे तरीके से आप सजा कर अगर लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर बिल्कुल नहीं कट सकता है। चलिए दूसरा नंबर सवाल करते हैं। ऑर्डर के मुताबिक मैं तीसरे रोज़ धूरन गांव के स्कूल में हाजिर हो गया था। स्कूल में मेरे अलावा 2 और उस्ताज़ा थे। मतलब किसके बारे में बता रहा, पहले पूरा पढ़ लीजिए उसके बाद समझाएंगे। जनाब बदरुद्दीन स्कूल इंचार्ज और दूसरे अमीर अली जो मेरी तरह मुआविन मुदर्रिस थे। तो हमको समझ में आ रहा है ये कि इब्राहिम सुक्का नाम का जो चैप्टर है उससे ये इक़्तिबास लिया गया है। तो उसमें सलाम बिन रज़ाक जो लेखक है वो ख़ुद उस चैप्टर का किरदार भी है। तो सलाम बिन रज़ाक कहते हैं कि जब मुझे ऑर्डर मिला उसके मुताबिक मैं तीसरे रोज़ कहाँ गया, तो धूरन गांव के स्कूल में गया। और स्कूल में मेरे अलावा और भी 2 उस्ताज़ा थे। उस्ताद का जमा होता है उस्ताज़ा। तो 2 और उस्ताज़ा थे, असातिज़ा थे। जनाब बदरुद्दीन स्कूल इंचार्ज, कौन, जनाब बदरुद्दीन स्कूल इंचार्ज। एक का नाम है जनाब बदरुद्दीन जो स्कूल के इंचार्ज थे, तो आपको इसी तरह लिखना है जनाब बदरुद्दीन स्कूल इंचार्ज। और दूसरे जो है अमीर अली जो मेरी तरह मुआविन मुदर्रिस थे। यानी कि एक का नाम क्या है, बदरुद्दीन जो स्कूल इंचार्ज थे, और दूसरा थे अमीर अली जो मेरी तरह मुआविन मुदर्रिस थे, मतलब एक टीचर थे। अमीर अली की सर्विस 15 बरस पुरानी थी, और अमीर अली जो थी अमीर अली जो थे उसका सर्विस कितना पुराना था, 15 बरस पुराना था। लेकिन पिछले साल ही यहाँ तबादला हुआ था। और आपको ये भी पता होगा कि अमीर अली 15 साल से तो नौकरी करते हैं, लेकिन 1 साल पहले पिछले साल उनका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। तबादला का मतलब होता है ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र हुआ और इन्होंने स्कूल के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था। तो आप चैप्टर पढ़े हैं तो आपको याद ही होगा कि अमीर अली जो थे वो अपने स्कूल के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था। अमीर अली ने मुझे भी अपने साथ रहने की दावत दी, जिसे मैंने बखुशी कबूल कर ली। तो ये सवाल आपको समझ में आ ही गया कि किस चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे आपको हम बहुत ही आसान और सरल अंदाज में समझा देंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में आराम से हो जाएगा। तशरीह, ये इक़्तिबास, अब हमको पता है ये इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है, तो सलाम बिन रज़ाक का है जो हमारे इब्राहिम सुक्का चैप्टर का नाम है। तो इस तरह से लिखेंगे ये इक़्तिबास सलाम बिन रज़ाक के निसाबी अफसाना इब्राहिम सुक्का के शुरू के हिस्सा से लिया गया है। अगर आप ये ऊपर का 2 लाइन सही से लिख देते हैं कि कौन सा चैप्टर से लिया गया, उसके बाद बीच में मान लो इस तरह से आपसे नहीं भी हो रहा है तो आप अपने हिसाब से बना रख कर इसी चैप्टर के मुताबिक आप लिख दीजिएगा, तो इंशाअल्लाह आपका नंबर एक भी नहीं कटने वाला है। तो ये इक़्तिबास सलाम बिन रज़ाक के निसाबी अफसाने इब्राहिम सुक्का के शुरू के हिस्सा से लिया गया है। इस हिस्सा में लिखा हुआ है कि अफसाना निगार को पहली बार धूरन गांव में एक स्कूल में उस्ताद यानी कि मुअल्लिम की नौकरी का हुक्मनामा मिला। मतलब सलाम बिन रज़ाक का कहना हुआ कि वो जो मतलब धूरन गांव गए थे तो पहली बार टीचर बनकर जा रहे थे। तकरीरनामा मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिलने के 3 दिन के बाद वह धूरन गांव पहुंच गए। ऊपर ही आप देखे होंगे क्या था, ऑर्डर के मुताबिक मैं तीसरे रोज़, तो वही बात यहाँ लिखा जा रहा है ना। तो तकरीरी यानी कि ज्वाइनिंग लेटर जो होता है वो मिलने के 3 दिन के बाद वह धूरन गांव पहुंच जाते हैं। और जब धूरन गांव पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं, स्कूल में अपनी मुलाजमत यानी कि नौकरी शुरू कर देते हैं। और वो बताते हैं कि उनके अलावा स्कूल में 2 और असातिज़ात मौजूद थे।
पहला जनाब बदरुद्दीन जो स्कूल इंचार्ज थे। सेम इसी तरह आप लिखिएगा ताकि खूबसूरत लगेगा। एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर रहेगा वो कॉपी भी चेक करेगा तो आराम से आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। और दूसरा में क्या लिखना है, अमीर अली जो मुआविन मुदर्रिस थे, जो मतलब एक टीचर थे। अमीर अली पिछले 15 साल से मुलाजमत में थे। ये भी बात आपको सवाल में ही दिया होगा कहीं पे कि अमीर अली जो मेरी तरह मुआविन थे, अमीर अली की सर्विस 15 बरस पुरानी थी, तो उसी को आपको लिखना है। अमीर अली पिछले 15 साल से मुलाजमत में थे, यानी कि नौकरी में थे, और 1 साल पहले तबादले से इस स्कूल में आए थे, और 1 साल पहले जो है ट्रांसफ़र की वजह से दूसरे स्कूल से वो इस स्कूल में आए थे। वह स्कूल के पास ही एक कमरे में रहते थे। इन्होंने नए आने वाले अफसाना निगार, यानी कि जो नए टीचर आए थे, मुअल्लिम बनकर, टीचर बनकर, उस्ताद बनकर, उसको अपने साथ रहने की दावत दी। तो वो नए टीचर कौन थे? सलाम बिन रज़ाक, जो इस चैप्टर के मुसन्निफ भी है। अफसाना निगार ये पेशकश खुशी से कबूल कर ली, और सलाम बिन रज़ाक यानी कि अफसाना निगार का मतलब हुआ सलाम बिन रज़ाक, ये पेशकश, उसको रहने की जो दावत दी थी वो खुशी से कबूल कर ली, और यूं इनके रहने का मसला भी आसानी से हल हो गया। तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, इस सवाल का भी आंसर आप लिख लीजिएगा, सवाल भी लिख लीजिएगा, जवाब भी लिख लीजिएगा। इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो थोड़ा बहुत आपको ज़रूर याद रहेगा, और आपको अगर कभी मन किया तो ये वीडियो आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन याद रहे। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल 3 है, तुझ में अपनी ताकत, अपनी नहीं यहाँ पर होगा तुझ में इतनी ताकत, पाक के जगह पर ता लगा दीजिए ऊपर से। तुझ में इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफरमान इंसान को अपनी आतिशी तमाचे से ख़बरदार करे। बेशक तुझ में सब ताकतें खुदा ने दे रखी है, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिससे किसी को तकलीफ़ या किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो ये पूरा लाइन से आपको क्या समझ में आया कि तुझ में इतनी ताकत नहीं है, यानी कि मिट्टी के तेल के बारे में बात हो रहा है। तो चैप्टर का नाम है मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। ये तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए कि कौन चैप्टर को किसने लिखा है, क्योंकि आपको लिखना जब होगा तो नीचे देखिए इक़्तिबास ख्वाजा हसन निज़ामी के निसाबी मजमून मिट्टी का तेल से लिया गया है। तो इसके लिए आपको मुसन्निफ़ का नाम हर हाल में याद हो जाना चाहिए। तो जवाब इस तरह से हम लिख देंगे, ये इक़्तिबास ख्वाजा हसन निज़ामी के निसाबी मजमून मिट्टी का तेल से लिया गया है। इस हिस्सा में मुसन्निफ़ ने मिट्टी की अहमियत और उसकी नरमी, आजिज़ी और इनकिसारी के बारे में बात की है। मतलब बोला जा रहा है इस इक़्तिबास में, इस इक़्तिबास के माध्यम से, ये इक़्तिबास जो कहाँ से लिया गया, तो मिट्टी का तेल जो चैप्टर है, जो एक मजमून है जिसको लिखे कौन? ख्वाजा हसन निज़ामी, उसमें से लिया गया है। और मुसन्निफ़ यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने मिट्टी की अहमियत को और उसकी नरमी और आजिज़ी और इनकिसारी के बारे में बात की है। इससे आपको पूरा मिट्टी का तारीफ़ बयान हो जा रहा है। उसके बाद अगला लाइन आपको लिखना है, मुसन्निफ़ मिट्टी को मुखातिब करके कहते हैं कि, मुसन्निफ़ यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी जो है वो मिट्टी को मुखातिब का मतलब हुआ कि आमने सामने, जैसे मान लीजिए आप हमारे सामने है, हम आपको मुखातिब होकर आपको पढ़ा रहे हैं, तो मुखातिब हुआ मतलब आमने सामने। इस तरह से मुसन्निफ़ जो मिट्टी को मुखातिब करते हुए कहते हैं, ए मिट्टी, मतलब मिट्टी से सवाल करते हैं, ए मिट्टी, इतनी आजिज़ी और सादगी के बावजूद लोग तुम्हें मामूली, जलील और कमतर समझते हैं। क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं कि तुम खुदा के नाफरमान और सरकश, यानी कि वही आतशी सरकश और जो बदमाश इंसान रहता है उसको अपनी कुदरत के ज़रिया सज़ा दे सको? यही आपका सवाल था ना। तुझ में इतनी ताकत नहीं है कि खुदा के नाफरमान इंसान को अपनी आतिशी तमाचे से ख़बरदार कर दे। बस आपको सवाल भी अगर याद रहेगा तो एक लाइन तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा, ये इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है। उसके बाद बता दीजिएगा कि मुसन्निफ़ मिट्टी की अहमियत और उसका तारीफ़ किया है, और फिर मुसन्निफ़ जो है मिट्टी को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ए मिट्टी, इतनी आजिज़ी और सादगी के बावजूद लोग तुम्हें क्या समझ लेता है? मामूली, जलील, हकीर, कमतर। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं कि तुम खुदा के नाफरमान और सरकस इंसानों को अपनी कुदरत के ज़रिया सज़ा दे सको? फिर मुसन्निफ़ खुद ही इसका जवाब देते हैं, मतलब ये तो सवाल करना हुआ। फिर मुसन्निफ़ जो है खुद इसका जवाब देते हैं कि खुदा ने तुम्हारे अंदर बहुत सी ताकतें रखी है। अल्लाह पाक जो है मिट्टी के अंदर बहुत सारी ताकतें रखी है, लेकिन चूँकि तुम फितरतन नेक और नरम मिजाज हो। ख्वाजा हसन निज़ामी का कहना हुआ कि मिट्टी
जो है बहुत फितरतन मतलब बहुत अच्छे और नेक नरम मिजाज के है, इसलिए तुम उन ताकतों को किसी की तकलीफ़ में पहुंचाने में इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि तुम्हारे पास जो ताकत है उसको तुम किसी की तकलीफ़ पहुंचाने में इस्तेमाल नहीं करते। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है कि तुम किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते। मतलब मुसन्निफ़ का कहना हुआ कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम किसी को भी सज़ा दे सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो आजिज़ी, वो मोहब्बत है कि तुम्हारे वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। तो इस तरह से आप इस चैप्टर मतलब ये सवाल का जवाब भी लिख सकते हो। उसके बाद अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 4। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अगला क्लास जो आपका होगा उसमें सवाल नंबर 4 देख लीजिए, अमेरिका का रॉक फेलियर इसी चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद सूरज निकलने से पहले साकित व शामित बिशन सिंह। तो बिशन सिंह वाला कौन है? टोबा टेक सिंह, जो पागलों वाला कहानी है किसका है? सआदत हुसैन मिंटू का। तो इसको भी समझेंगे कल के क्लास में। उसके बाद फिर है ए शहजादे तेरी ये हालत बेकसी की देखकर। ये जो है मीर अमन का दास्तान बागो बहार का है, जिसमें शहजादा एक रहता है और उसमें मुल्क सादिक के पास ले जाता है। जिन्नातों की कहानी है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मज़ा आया होगा, और नहीं पढ़े तो इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।